मोदी जी के सामने खड़े होने के लिए ममता बनर्जी क्या पहुंचेंगी? क्या समाजवादी के अखिलेश यादव जी पहुंचेंगे? या कोई और इधर उधर की जो भी पार्टियां हों छोटी बड़ी मिला के आप कोई एक चेहरा तो बताइए, तभी तो ये सब लोग इकट्ठे हो पाएंगे। नहीं तो इनका तो इकट्ठा होना मुश्किल है। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। इकट्ठे होने का इनका सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए सामना करने का भी सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री पद एक बहुत गरिमापूर्ण पद है। आपको क्या लगता है ये विपक्षी पार्टियां उसमें नीतीश जी को बैठने देंगी? नहीं बैठने देंगी। तो आपस में ही लड़ मर के ये यहीं खत्म हो जाएंगे। इससे आगे ये लोग बढ़ नहीं पाएंगे। 2019 से भी बुरा हाल होगा विपक्ष का। जनता बिल्कुल एक तरफा फैसला दे रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के दिल और दिमाग में बसते हैं। ना सिर्फ भारत में, उन्होंने विदेशों में भी जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं वहाँ पर जाकर भी उनका सिक्का कायम है। आज ये इसीलिए संभव हो पाया कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के लोकसभा चुनावों में बस कुछ ही समय रह गया है। 18 महीने पहले ही अब विपक्षी पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं। नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार 2024 के चुनावों में हराने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इन विपक्षी पार्टियों में कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आ रही है फूट। जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और तमाम पार्टियों के बीच भी इसी तरीके के आसार आ रहे हैं नजर। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रचना जैन जी। मैडम, किस तरीके से देख रही हैं 2024 के चुनावों को लेकर? आज विपक्षी पार्टियां फिर एक बार एकजुट होने के लिए नारा दे रही हैं और कह रही हैं कि 2024 में मोदी जी को हटाना है और ये विपक्ष जो है वो मजबूती से लड़ेगा। ये नारे तो ये पिछले 2 बार से दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट सबके सामने है। मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत कर आते हैं। ये लोग इसलिए सक्सेस नहीं होते क्योंकि ये राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, ये सब लोग परिवारवाद की बात करते हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे अभी आप अरविंद केजरीवाल जी का अगर उदाहरण लेते हैं, जितनी भी बाकी पार्टियां आप देखिए, चाहे समाजवादी देखिए, चाहे बसपा देखिए। बसपा में लोग कहते थे कि उन्होंने शादी नहीं करी, लेकिन सारा जो कारोबार संभालता था वो उनका भाई संभालता था। तो इस तरह की चीज़ें जब जनता के सामने निकल कर आती हैं तो मुझे बताइए जनता कैसे स्वीकार करेगी? ये सब लोग जो हैं लालच की राजनीति करते हैं। ये सोचते हैं कि सबसे पहले हमारा पेट भरना चाहिए, उसके बाद जनता का इन्होंने कभी नहीं सोचा। मोदी जी जब से आए हैं लोगों के अंदर, लोगों के दृष्टिकोण में आप एक अजीब सा चेंज देखेंगी। उन्होंने देखा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं। आज भारत को आप विश्व पटल पे जब आप देखती हैं तो लोग बड़े सम्मान से भारत का नाम ले रहे हैं। इससे पहले भी तो सरकारें आई, इससे पहले आपको कभी इस तरह का देखने को नहीं मिला। कारण फिर वही बात कि पहले अपना स्वार्थ। सभी पार्टियां सबसे पहले अपने स्वार्थ के ऊपर काम करती हैं कि मेरा इसमें क्या भला है, मैं जीतूंगा तो मेरा परिवार या मेरे लोग या मेरे नज़दीकी जो लोग हैं उनका क्या भला होगा। राष्ट्र के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। राष्ट्र के सम्मान की बात हम करें या छवि जिसको आप कहते हैं, अब आप देखिए छवि में कितना चेंज है। आज यूक्रेन और रूस के जब युद्ध हुआ तो जो भारत का झंडा था, सिर्फ भारत का झंडा आपके हाथ में होना काफ़ी था। तो ये बदलाव हमने मोदी जी की सरकार में देखा। उससे पहले की सरकारों को कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज़ से, सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब था और अपने निजी स्वार्थ से मतलब था। तो इस बार भी 2024 के चुनाव में भी जितने भी ये विपक्षी नेता अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये खुद ही इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। कारण फिर वही बात, स्वार्थ की नीति। इनमें सबसे पहले झगड़ा ये होगा जी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को ही नहीं बता पा रही। जैसे आप कांग्रेस की बात लें, उसमें प्रधानमंत्री कैंडिडेट आपको क्या लगता है कौन है? कोई भी नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा सामने। मोदी जी के सामने खड़े होने के लिए अगर उतना तक अगर आप नहीं पहुंचते, उनके 50% की छवि तक भी तो आप पहुंच के दिखाइए। मैं पूछती हूँ कौन है उनमें से? ममता बनर्जी क्या पहुंचेंगी? क्या समाजवादी के अखिलेश यादव जी पहुंचेंगे? या कोई और इधर उधर की जो भी पार्टियां हों छोटी बड़ी मिला के आप कोई एक चेहरा तो बताइए, तभी तो ये सब लोग इकट्ठे हो पाएंगे। नहीं तो इनका तो इकट्ठा होना मुश्किल है। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। इकट्ठे होने का इनका सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए सामना करने का भी सवाल पैदा नहीं होता। ये आपस में ही लड़ मर के दोबारा हार जाएंगे और इनका कुछ नहीं हो सकता।
इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और उन्होंने कई बार मीटिंगें भी की। वो दिल्ली भी आए थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। तो किस तरीके से देख रही हैं कि आखिरकार विपक्ष किसे चुनेगा अहम भूमिका में? जिस तरीके से अभी चीज़ें एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वहाँ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष मुझे बनाए। ऐसा है, नीतीश कुमार जी बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। अब रही बात कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या बाकी जितने भी उनके अलायंस जो उनके साथ जुड़ेंगे क्या उनको स्वीकार कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये है। अगर नहीं कर रहे तो यहीं से फूट शुरू हो जाती है आपकी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद एक बहुत गरिमापूर्ण पद है। आपको क्या लगता है ये विपक्षी पार्टियां उसमें नीतीश जी को बैठने देंगी? नहीं बैठने देंगी। तो आपस में ही लड़ मर के ये यहीं ख़त्म हो जाएंगे, इससे आगे ये लोग बढ़ नहीं पाएंगे। इस समय ये सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और छछुंदरों की तरह रंग बदल रहे हैं, जैसे नीतीश जी करते हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला और ये विपक्ष कहीं कहीं दूर दूर तक खड़ा नहीं होने वाला। एक तरफ कहा जाता है कि पूरी विपक्षी पार्टियां फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टक्कर देंगी, पर वहीं फूट भी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर ही निशाना साधा, कहा कांग्रेस तो खत्म हो गई है, और बीजेपी जो है वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है आने वाले सालों में। देखिए, देश की बात तो आप छोड़ दीजिए, जब राज्य में भी चुनाव होते हैं तो ये क्या करते हैं, सब गठबंधन कर लेते हैं फटाफट। कभी कांग्रेस करती है समाजवादी के साथ, कभी समाजवादी करती है बसपा के साथ, ये वहीं टिक नहीं पाते। तो देश तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ी बात कर दी, राज्यसभा के चुनाव में टिक नहीं पाते तो लोकसभा के चुनाव में क्या टिकेंगे? और आपस में जो इनके फूट डली हुई है, फूट क्या है, ये लोग आपस में एक थोड़ी हैं। सबसे पहली बात है विचारधारा, इनकी विचारधारा एक नहीं है, स्वार्थ की विचारधारा है। वो अपनी पार्टी के लिए स्वार्थी है, वो अपनी पार्टी के लिए स्वार्थी है। देश के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, देश की बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे कि राष्ट्र को हम कैसे आगे लेके जाए। अभी दिल्ली का आप उदाहरण देख लीजिए, केजरीवाल ने शराब को फ्री कर दिया। क्या शराब ही बची थी सिर्फ फ्री करने के लिए? और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आप रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें ऐसी कर देते जो घर के काम में आती हैं, उसको कुछ फ्री कर देते कि एक बोरी गेहूं के साथ एक बोरी गेहूं फ्री कर देते। लेकिन वो सब आपने नहीं किया, आपने शराब के साथ शराब फ्री करी। कितना बड़ा स्कैम आपने किया और कितना बड़ा घोटाला अभी आपका सामने आया। तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के जब ये लोग काम करेंगे तब आप ये बात कीजिएगा। अभी तो ये ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 2024 से चुनाव से पहले एक तरफ विपक्ष तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ जनता कह रही है कि 2019 जैसा हाल होने वाला है। आप क्या कहेंगे इस पूरे राय पर? 2019 से भी बुरा हाल होगा विपक्ष का। जनता बिल्कुल एक तरफा फैसला दे रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के दिल और दिमाग में बसते हैं। ना सिर्फ भारत में, उन्होंने विदेशों में भी जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं वहाँ पर जाकर भी उनका सिक्का कायम है आज। ये इसीलिए संभव हो पाया कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो कभी निजी स्वार्थ की बात नहीं करते। तो यही चीज़ हमारे भारत के लोग देख रहे हैं। जब आप देखते हैं कि निस्वार्थ एक आदमी 18 घंटे काम कर रहा है आपके लिए, वो किस लिए कर रहा है? वो सिर्फ हम लोगों के लिए कर रहे हैं, देश के नागरिकों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो कौन देश के लिए काम कर रहा है? सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने की बातें करते हैं और किस तरह से घोटाले किए जाए दिन रात ये विपक्षी लोग ये सोचते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। 19 से भी ज़्यादा, 2019 में जितनी वोटें आई उससे कहीं ज़्यादा वोटों से इस बार 2024 में सरकार बनेगी। 2024 के चुनावों को लेकर एक तरफ एकजुटता की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ईडी सीबीआई की रेड, पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई, और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इन तमाम रेडों को लेकर, केंद्रीय एजेंसी की जांच को लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों से डर गई है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा कुछ नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने जो कर्म किए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। जनता एक एक करके आपकी जो आपने भ्रष्टाचार किए हैं, जो धोखाधड़ी आपने जनता से की है, वो जनता देख रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो आप करोगे उसका फल आप भुगतोगे, चाहे कोई भी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सपा बसपा वाले हो, या कोई भी पार्टी हो। जो आप गलत करेंगे उसका खमियाजा आप भुगतेंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी पे या ईडी पे या सरकारी एजेंसियों पे दोष मढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने क्या किया, तो जो आपने किया उसी का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्या विपक्ष को 2024 तक एक कर पाएंगे शरद पवार, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है? देखिए, जिम्मेदारी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जब विचारधारा एक नहीं है तो विपक्ष एक कैसे होगा? जब स्वार्थ की विचारधारा पे सभी पार्टियां चल रही हैं, इस समय उनको क्या लग रहा होगा? सिर्फ मोदी जी को हराना है, इसलिए हम एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद क्या? मोदी जी को हराने का थॉट के बाद क्या? हरा नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो थॉट इन्होंने जनरेट किया है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, या ये विचार इनके दिमागों में आया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपस में ही लड़ते मर जाएंगे, सीटों के बंटवारे पे लड़ लेंगे, इलेक्शन के टाइम पे लड़ लेंगे, और कितनी बातों पे इनके खुद ही विचारधारा नहीं मिलेगी, तो मोदी जी को क्या हराएंगे ये?